बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में आपको मेरे और हारून साहब की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासत में पिछले चंद महीनों से जो बातें चल रही थी कि शायद तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं, मगर अब की बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई इन तब्दीलियों का वक्त भी आन पहुंचा है। जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई और उनके मामलात भी तय पा गए हैं, मगर इसके बावजूद ऐसा महसूस होता है कि इस ग्रुप का दबाव अभी भी वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान साहब के ऊपर बरकरार है। इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब भी काफी ज्यादा मुतहरक हो गए हैं और वज़ारत आला पंजाब के लिए चौधरी निसार साहब के मुतालिक में बातें चल निकली हैं। सवाल एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इस पूरी सूरत हाल के लिए मुनासिब है कि क्या अगला मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है। इसके ऊपर हारून साहब के साथ हम तफसील से बात करेंगे, मगर रिंग रोड स्कैंडल को भी एक साइड पर नहीं किया जा सकता। रिंग रोड स्कैंडल में जहां पर जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे दिया, इखलाकन उन्होंने कहा कि मैं मुस्ताफी हो गया हूं, इस स्कैंडल के असल में हकीकत क्या है और कितने अफसाने चल रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। फ़लस्तीन की सूरत हाल, बड़ी खुशाइंद खबर ये मौसूल हुई कि फ़लस्तीन के अंदर इजराइल और हमास ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। इसे खुशाइंद करार दिया जा सकता है, मगर फ़लस्तीन के अंदर ये कैसी जंग बंदी थी कि फ़िज़ा के अंदर दोबारा से बारूद की बू हमें सूंघने को मिली। इसराइल और अमेरिका, इन दोनों का रवैया क्या रहा, मगर इस पूरी सूरत हाल में आलम इस्लाम का फ़लस्तीन को लेकर रवैया क्या मुनासिब था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, यकीनी तौर पे तमाम अहम खबरें हैं, मगर पंजाब के हवाले से और जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से बात करें तो खबरें ये हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये अंडरस्टैंडिंग हुई कैसे है? नहीं, वो तो आपसे बहुत पहले ही अर्ज किया था। आपको याद है कितनी दफ़ा हमने कहा कि ऑप्शन ही नहीं है सुलह के सिवा। देखिए, नारेबाजी एक और चीज़ है, अवामी जज्बात से खेलना एक और चीज़ है, नारे लगाना। जैसे हमारी सियासत इसी तरह की है, शब्दाबाजी की। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी यही है, बांग्लादेश में भी यही है और बहुत से दूसरे मुल्कों में भी यही है। कौमों में बलूगत, सियासी बलूगत, बहुत वक्त लगता है सियासी बलूगत पैदा होने में। तो सुलह के सिवा ना तो खान साहब के पास कोई ऑप्शन है, ना जहांगीर तरीन ग्रुप के पास कोई ऑप्शन है। अब उनके जो मुतालबे थे, दो तरह के मुतालबे थे, वो मान लिए गए। मतलब एक तो ये था कि केस ठीक होने चाहिए। जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये FIA का केस ही नहीं है, ये दूसरे मुतल्लिका अदारों का केस है, वो इसको देखें। तो वो इसमें नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अली ज़फ़र साहब को नामज़द कर दिया। अब वो मैं बताता हूँ अली ज़फ़र साहब ने क्या किया अब तक, जो मामला अभी तक वो आया नहीं है मीडिया में। और अली ज़फ़र पे ज़ाहिर है खान साहब भी मुतमिन थे और वो भी मुतमिन थे। एक तो ये मामला तय पा गया और अब भी वो मुतमिन हैं। अभी मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले। अच्छा। वो इस पर मुतमिन है। अच्छा, दूसरा ये था कि ये कुछ लोग नज़रअंदाज हो रहे थे। वो तो आपने देखा कि पहचानना तो बहुत दूर की बात है। खान साहब तो किसी के साथ तस्वीर बनवाते हैं, भुट्टो साहब का भी यही तरीका था, तो मुंह थोड़ा सा दूसरी तरफ कर लेते हैं, यानी उसमें शनासाई का तासुर पैदा न हो। तो इन लोगों को शिकायत थी। फिर ये कि चीफ मिनिस्टर साहब का अपना एक मिजाज है, उसका भी एक हल जो है खान साहब ने निकाला है और उससे नए मसाइल पैदा होंगे। बज़ाहिर तो उन्होंने हल निकाला, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ क्या निकाला। तो ये तो हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ये मुल्क कैसे मुतहम्मल हो सकता है इस बात का कि बजट ही पास ना हो। बजट पास ना हो तो अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत ख़त्म हो गई, और हुकूमत होगी तो फिर क्या होगा भाई? एक हुकूमत सिरे से मौजूद ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत मौजूद ही ना हो? फिर हुकूमत कौन बनाएगा? वो जो क्राइसिस पैदा होगा उसका मतलब ये है जराइम बढ़ जाएं, उसका मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाए, पैसा लोग मुल्क से फरार होने लगे, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं, महंगाई बढ़ जाए, बेरोज़गारी बहुत बेयकीनी बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी, एक तबाइफुल मलूकी की, अनारकी की सिचुएशन पैदा। लिहाजा ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लिहाजा इसमें दखल देंगे लोग। जैसे फ़लस्तीन में हम सब जानते थे कि एक दिन जंग बंदी होगी, वो अलग बात है कि उस तरह से नहीं हुई जैसे कहा जा रहा है, और तरह से हुई है। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे। देखिए, अली ज़फ़र साहब ने ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। तहरीरी रिपोर्ट देने से वो गुरेज कर रहे हैं। आपने शेख साहब का बयान शायद आज पढ़ा हो या कल सुना हो जी कि उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहते। जो ज़ुबानी उन्होंने कहा है, जो मेरी मालूमात हैं, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि कन्फर्म करूँ। ज़ाहिर है ना, अली ज़फ़र साहब मुझे बताएंगे
और ना जनाब जिन्हें उन्होंने रिपोर्ट दी है वो बताएंगे। अली जफर साहब ने ये कहा है कि ये इसको सिंगल आउट करके कैसे आप मुकदमा चला सकते हैं इस पे, सही, जहांगीर तरीन को। ये ई गुनाह ईस के शहर शुमानीज में कुनिंद फारसी में जो कहते हैं कि ये तो वो काम है जो इस शहर में और भी बहुत से लोगों ने किया है। मतलब उसमें खुसरो बख्तियार का नाम लेके बताया गया कि उन्होंने कहा कि खुसरो बख्तियार पे फिर केस क्यों नहीं चलता। उसकी तो आपको पता है ना कि प्रोसीडिंग्स ही नहीं हुई कभी। वो मुल्तान में था, मुल्तान से लाहौर आ गया केस, और लाहौर में उस पर कोई समाअत ही कभी नहीं हुई और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं हुई, वो कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ती। तो ये है कि ये मामला जो है इसी तरह मुअल्लक रहेगा। खान साहब कहते रहेंगे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बहरहाल ये अभी बड़ा वक्त लेगा ये मामला। ठीक है, लेकिन हारून साहब अच्छा, अब ये एक हाल ये तलाश किया गया अभी फौरी तौर पे, तो जी जी बताइए। जी जी प्लीज आप कंटिन्यू रखिए, हारून साहब जारी रखिए। नहीं बताइए बताइए, जो सवाल आपने पूछना पूछे। जी बिल्कुल हारून साहब, कुछ ये जितने भी हम ख्याल ग्रुप के अरकान थे इनके कुछ इख्तलाफात भी थे। एक तो तरक्याती फ़ंड से मुताल्लिक इख्तलाफ था, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद अपने ही लोगों को ये सामने लाना चाह रहे थे और इमरान खान साहब की तैयारी दीगर की तरफ से ये रुकावटें खड़ी की जा रही थी। नहीं देखिए ना, एमपी आदमी किस लिए बनता है, एमएनए किस लिए बनता है आदमी। और वो ये जो चौधराहट की ख्वाहिश है यही है ना कि उसे मिलता क्या है। लोगों का ये ख्याल है, ये बहुत ही मुज़िका खेज सतही और आमकाना ख्याल है कि लोग पैसे बनाने के लिए, रुपया कमाने के लिए लीडर बनते हैं। रुपया कमाने के तो और तरीके हैं। बिल गेट्स जो है इलेक्शन लड़ता है, ये जिस आड़ती ने कल शेखुपुरा में ज़मीन खरीदी है वो इलेक्शन लड़ता है। 1 करोड़ रुपए के हिसाब से उसने ज़मीन खरीद ली है और उसकी मार्केट प्राइस 5 करोड़ रुपए है, तो वो कितनी 80 एकड़ है, तो मतलब 320 करोड़ रुपए उसने अर्न कर लिए। अगर 80 एकड़ है, मुझे नहीं, मेरे जहन में नहीं है एग्जैक्टली कितनी है। तो पैसे कमाए चौधराहट होती है, पैसे तो उसका एक हिस्सा है। जब आपकी चौधराहट होगी तो आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। और दर दर जाते हैं और एक एक आदमी की और लोगों की बातें सुनते हैं, हाथ फैलाते हैं। इलेक्शन लड़ना आसान तो नहीं है। 10 करोड़ रुपए लगाते हैं, 20 करोड़ रुपए लगाते हैं, एट स्टेक। ज़रूरी तो नहीं है जीत जाएं। 2 उम्मीदवार होते हैं, एक को ही जीतना होता है ना, कहीं 3 या 4 भी होते हैं। इतनी एनर्जी अगर वो कारोबार में लगाएं तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सही है। अब वो उनकी बात नहीं सुनी जाती, इलाके में तरक्याती मंसूबे उन्हें नहीं दिए जाते, उनकी मर्जी के अफसर नहीं लगते, उनकी मर्जी के बाद का ये भी मसला होता है कि ठेकेदार हमारी मर्जी के हों, तो फिर वो क्यों साथ दें। फिर ये है कि उन्हें कोई अहमियत नहीं दी जाती, उनकी बात नहीं पूछी जाती। अब दुनिया बदल गई है, ये भुट्टो साहब का ज़माना नहीं है, ये यूब खान का ज़माना नहीं है कि बस आप एमपीए हैं, एमएनए हैं और इसी पर शाद होते रहें। उस ज़माने में भी लोग फ़ायदे उठाते थे। अब तो खैर कल्चर ही बिल्कुल दूसरा है। एक तो अरकान के अपने मसले थे कि उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही। सही। यानी आप देखें ना, ओन चौधरी जो है वो शादी का गवाह था, बड़ा करीबी था बुखारी और ओन चौधरी शादी के गवाह थे जी। अच्छा, अब उसके जरिए ही लोग मिलते थे ना खान साहब से। मैं खुद उसे फ़ोन करता था जब ज़रूरत पड़ती थी रब्ता करने की। यानी जो और भी लोग थे, एक तो मरहूम वो थे जो आपको पता ही है कि वो बड़ा मुश्किल था उन्हें हैंडल करना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में क्या कहें। तो ओन तो भागता, वो उसकी सांस भूल जाती थी ओन की। उनको कहा भाई बात कराओ खान साहब से, उसने कहा वर्जिश कर रहे हैं। मैंने कहा वर्जिश कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं यार, वर्जिश करता हुआ आदमी क्या बात नहीं कर सकता। तो उसकी सांस भूल गई। वो 280 कनाल बड़ी लंबी तवील अरीज जगह है, भागता हुआ वो गया, बात कराई। अब जब ओन चौधरी ये कहता है कि भाई मेरे साथ तो खान साहब का सलूक बहुत अच्छा था, बड़ी मेरे साथ शफकत फरमाते थे, बड़ी मुझे अहमियत दी, लेकिन जहांगीर तरीन तो उससे भी ज्यादा शफकत करता था। जहांगीर तरीन ने तो हमें सिखाया, धरने के अखराजात भी उसने बर्दाश्त किए, मैनेजमेंट भी उसने की। ये तो उसके बगैर तो नहीं कर सकते थे। जहांगीर तरीन तो लोगों के साथ राब्ते में रहता है, वो तो लोगों को पार्टी में लेके आया। वैसे लतीफ़ा ये कि उसे मैं लेके आया ये भी एक बड़ा लतीफ़ा है जी। लोगों को लेके आया, हुकूमत बनाने में मदद की, धरने बेदरेग पैसा खर्च किया,
और हम सब पे निगाह शफकत रखी। खान साहब तो कोई अहमियत नहीं देते आदमी को, वो समझते मेरा राइट है, तो मैं एक बार लीडर हूं। तो वो जहांगीर तरीन जो है, हर एक की अपनी जो है रोना होता है। वो अहमद राई एक बहुत बड़े शायर थे पंजाबी ज़ुबान के, वो कहते थे कि हीर का किस्सा सुनते हुए जब लोग रोते हैं ना, तो अपने दुखों पे रोते हैं, हीर के लिए नहीं कोई रोता। सही। हारून हर साहब, आदमी ने जिंदगी में कोई लाल गंवाया होता है। उस बारे में भी बात करते हैं, मगर जो मसालत में जिन्होंने किरदार अदा किया वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मेरा ख्याल है पहले उनसे बात कर लेते हैं हारून साहब, फिर इस मामले पर मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो आप हारून साहब कोई भी अच्छा सा सवाल फवाद चौधरी साहब से करें कि मामला हल कैसे हुआ। नहीं, आप पूछे ना चौधरी साहब से, आप पूछे। थैंक यू सो मच फवाद साहब। मुझे ये बताइएगा कि मामला था क्या, हल कैसे हुआ, और क्या आपको यकीन है कि अब दोबारा से ये ग्रुप वैसे खड़ा नहीं होगा जिस से इन्होंने अब टेंशन क्रिएट की हुई थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सियासत है ना, ये बहते दरिया की तरह है, इसमें रोज नया पानी आता है, नए इवेंट्स होते हैं, नई चीजें होती हैं। तो इस तरह की एक हतमी प्रेडिक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। जहाँ तक ये ग्रुप की बात है या जो गिले शिकवे हैं उनकी बात है, ये भी पार्लिमानी जमहूरियत में आपको एक पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जारी रखना पड़ता है। रोजाना ग्रुप्स हैं, ये जो सारा हमारा पार्लियामेंट है या जो असेंबली है, ये क्या है, ये मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स का, मुख्तलिफ लोगों का एक इज्तिमा है। और हमारी जो सोसाइटी के अंदर जिस किस्म की एक इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये वहाँ रिप्रेजेंट होते हैं। अब हर लोग बंदे की ख्वाहिशें होती हैं, वो ख्वाहिशें कई जगहों पे पूरी हो सकती हैं, कई जगहों पे पूरी नहीं हो सकती। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसलिए हम निगोशिएशंस करते रहे हैं। हम कभी किसी की एक बात मानते हैं, कभी किसी को दूसरे को कहते हैं कि बात पूरी नहीं हो सकती, और यही एक प्रोसेस है जो मुसलसल चलता रहता है। और यहाँ पर भी ये जो ये जहांगीर तरीन साहब के मामले में भी जो एक हमने देखा, और फिर जो मीडिया में जरा ज्यादा, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा है, पहले होता था कि अखबार होती थी एक, उसमें खबर अगर पसंद आती थी तो कोई कह देता था मैंने कहा है, अदरवाइज हारून रशीद साहब से ज्यादा इसको कोई नहीं जानता, वरना कह देते थे मैंने तो बात ही नहीं की। तो वो ये अब मीडिया बहुत बड़ा हो गया है, अब छोटी बात भी जो है वो 50 चैनल्स के ऊपर और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आती है, लिहाजा लाउड हो गई है। अब डेमोक्रेसी हमारी बहुत लाउड हो गई है और इसको मैनेज करना पड़ता है रोजाना। ठीक है फवाद चौधरी साहब, कुछ सीनियर तज्जियाकार है जो बड़ी मजबूत राय ये कायम कर रहे हैं या कह रहे हैं। चौधरी साहब, अगर मैं ये पूछूं आपसे, जो आपने कहा है, अगर इसी तनाज़ुर में मैं ये कहूँ, बात तो आपकी ठीक है कि इक़्तिदार में महल्लाती साजिशें हमेशा जारी रहती हैं। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो मुसालहत की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग हैं, हिफाजत भी फितरी है और ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हासिल करने की कोशिश भी फितरी है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोगों ने मुसालहत की कोशिश की जो बहरहाल आखिर में कामयाब रहे, और कोई दूसरे लोग थे जो खराबी का बायस बाज़ औक़ात बनते रहे? तो बिल्कुल सही है। मैं कर रहा था कि जिस तरीके ना नवाज शरीफ है या मरियम बीबी है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, फजलुर रहमान है, लिहाजा उनकी ये कोशिश होती है कि ये सिस्टम जो है ये ब्रेक हो और कोई नया सिस्टम हो ताकि हमारा स्टेक उसमें शामिल हो। और जो लोग सिस्टम का हिस्सा है, जैसे हम लोग हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ये सिस्टम मुस्तहकम हो और आगे चलता रहे। और जिस तरह अभी हारून साहब ने बात कर रहे थे आपसे कि अगर ये सिस्टम ब्रेक हो जाए तो फिर एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी होती है ना मुल्क के लिए, और एक बड़ा आप समझिए कि मुश्किल हालात होते हैं जिनसे आपको नबर्द आजमाना पड़ता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी तरीके से जो सिस्टम है वो इस्तेहकाम की तरफ जाए, पॉलिटिकल हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आए, इलेक्शन हो उसके ऊपर, और ऐसे इलेक्शन हो जिससे तमाम लोगों का एतमाद हो और उसमें फैसला हो। ये वो तरीका है जिसकी तरफ हमने बढ़ना है। ये बाकी हमारी जमहूरियत बड़ी लाउड जमहूरियत है, हमारे यहाँ लोग हैं वो बड़ी, मीडिया इतना बड़ा है, सोशल मीडिया इतना बड़ा है, तो ये रिपल्स तो चलते रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता कि ये खत्म हो।
हारून तो साहब, कब आप तक मज़ीद ये यानी सूरत हाल बरकरार रहेगी क्या? जी 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 बताइए। जी जी हारून साहब, फवाद साहब हमारे साथ हैं, आप बताइए। सवाल कीजिए प्लीज। हाँ, तो ये उम्मीद है कि ये मुस्तहकम हो जाएगी सूरत हाल, इख्तलाफात दूर हो जाएंगे, या अभी अंदेशे बाकी हैं? कोई बजट के बाद इस तरह की खबरें भी हैं कि बजट के बाद बात पुरस की जाएगी लोगों से, MPA से और लोगों से जो बाकी हैं उनसे, या ये है कि ये इसलिए कि सुलह में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि असल चीज़ तो फॉलो अप होती है। ये नहीं है कि सुलह हो गई तो बात ख़त्म हो गई, उसकी जो बुनियाद है उसे ख़त्म करना होता है और सिंक्रोनाइज करना होता है, लोगों के दिल से रंजिश और गम और गुस्सा निकल जाए। तो उसके फॉलो अप का कोई तय किया गया है, कोई तरीक़ाकार, और कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है या नहीं? ये हारून साहब इस तरह है कि एक मुस्तकिल प्रोसेस है, ये चीजें तो चलती रहनी है। अब जो है वो आज जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात हुई है और जो MPA साहबान थे उनकी उन्होंने बातें सुनी हैं, उस पर उनको कुछ जो मामलात हैं वो तय हुए हैं। कल जो वो मैं जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, हमारी मुलाकात होगी तमाम जो दोस्त हैं उनसे, MPA साहबान हैं या बाकी लोग हैं, और मिलजुल के इंशाल्लाह ये रास्ता निकल आएगा। कोई इतनी बड़ी इसमें बात नहीं है, छोटे मोटे गिले होते हैं। देखिए, आप इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब भी उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान से किसी को भी ये तवक्को तो नहीं होगी कि वो उनको केसेस में उठा के फोन कर देंगे या कह देंगे इस केस के ऊपर हाथ होदा कर दो या ये कर दो वो कर दो। जो लोग भी इमरान खान को थोड़ा सा भी जानते हैं उनकी ये तवक्को ही नहीं है कि इमरान खान कोई केसेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करेंगे, लिहाजा वो अपनी जगह के ऊपर मामला से चलते रहेंगे। ये छोटे मोटे गिले शिकवे एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के जो मामलात है वो हल जो है उसको करना हमारा फर्ज है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फर्ज है, वो इंशाल्लाह ताला हम सोल्यूशन उसका बनाएंगे। बाकी जो केसेस हैं उनके ऊपर तो आपको पता है इमरान खान जो है वो तो नहीं, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, ये पहला मामला भी नहीं है। बाबर अवान साहब का मामला हो, उसके बाद ये अलीम खान साहब का मामला हो, बाकियों का मामला हो, किसी में भी इमरान खान ने इंटरफेरेंस नहीं किया और वो नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। बात तो बहुत इस पर लंबी हो सकती है, लेकिन आप सफ़र में हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा इस पर गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो मच। जी हारून साहब, आप बयान कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब के झगड़े की वजह क्या थी और हुआ क्यों है? देखिए, ये शुगर है, रंजिश। जो मेरा ख्याल है कि झगड़े की बजाय रंजिश ज़्यादा सही लफ्ज़ होगा कि रंजिश पैदा गिला पैदा कहाँ से हुआ। देखिए, कुरान मजीद कहता है वला तजस्ससू, गैर ज़रूरी तजस्सुस बड़ा ख़तरनाक है। एक तो तजस्सुस वो है जो बड़ी सादत की चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरेसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, सवाल ही से इल्म हासिल होता है। और ज़रूरी मालूमात, जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा मालूमात हैं वो उतना ही ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी समर बार हो सकती है, नतीजा खेज हो सकती है। एक गैर ज़रूरी कैरेसिटी है। टेलीफोन सुने गए, टेलीफोन में ज़ाहिर है जैसा हमारी कौम का मिजाज है, कुछ मैं नाम नहीं लेता, कुछ लूज टाक भी हुई, और वो महल्लाती साजिशें तो हमेशा जारी रहती हैं। और वो महली क्या है जिसमें साजिश ना हो, वो तो आम घरों में भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो महल्लाती साजिशों की इस्तिलाह ऐसी तो नहीं बता हुई भाई। इक़्तिदार ऐसी चीज़ है जो इर्तिकाज़ चाहता है, जो कम अज़ कम हाथों में सिमटना चाहता है, और गलबे की जबिल्लत इंसान की बड़ी ताकतवर है। जुल्फी बुखारी भी तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, वरना उनके दोस्त ही थे ना वो। दुरुस्त। अच्छा, तो वो शिकायत ये की गई कि आपके बारे में ये कहा है और आपके ये यानी दरून खाना के बारे में ये कहा है और ये फलां किसी ने ये कहा है। तो वहाँ से एक बदमज़गी शुरू हुई जिसमें एक यानी शक का और दूरी का सिलसिला शुरू हो गया, रिजर्वेशन शुरू, तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हुए। लेकिन फिर जो दूसरे लोग थे जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, सब लोग जानते हैं, हमने झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहते, इससे क्या हासिल है लोगों के। कुरान मजीद कहता है सुलह खैर, भलाई सुलह में होती है, झगड़े में नहीं होती। ये झगड़े बढ़ाना और वो पंजाबी की इस्लाह फफ्फे कुटने वाला काम करना, ये तो कोई अच्छा काम नहीं है। अगर मसाले तो होती है, उसूलों को नज़रअंदाज करके ना हो, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो वो फिर बढ़ती गई, और जो दूसरे लोग थे
जो ये समझते थे कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन्होंने अपना रोल तय किया, उन्होंने अपना किरदार इसमें अदा किया, मनफी किरदार अदा किया। फवाद चौधरी उन लोगों में से हैं, इसीलिए हमने इन्हें जहमत भी दी, जिन्होंने कोशिश की कि मसालियत हो जाए। सही, चंद ही ऐसे आदमी थे। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं हारून साहब, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आके मैं बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगी। आप कह रहे हैं मुसालत की बात, वाउडा साहब ने तो इसका कुछ और ही हल बताया था कि उनके नज़दीक हल क्या, वो बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ वज़ारत आला पंजाब के लिए चौधरी निसार साहब का नाम और शहबाज शरीफ साहब का ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक होना किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, जब मुसालत की बात की फवाद चौधरी साहब ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया, मगर फैसल वाउडा साहब के नज़दीक इसका हल कुछ और है। और अब मामला यह कि मुसालत की बात, क्या ये झगड़ा असल में खत्म हो गया? और फैसल वावडा को छोड़ें जी, फैसल वावडा कोई समझदार आदमी है। पहले एक डिक्लेरेशन दे दिया कि जी मैं दोहरी शरीयत नहीं रखता, फिर उसके लिए एक सीट, खान साहब भी बादशाह आदमी हैं, उसके लिए कौमी असम्बली की सीट ज़ाया की, और उनका पॉलिटिकल रोल ये है कि 5वें नंबर पे आई, वहाँ इनकी वजह से 5वें नंबर पे आई ना, लोगों से मिलते जुलते नहीं। फैसल वावडा जैसे लोगों के बारे में वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? एक बचगाना बात है सच। ये एतजाज़ हसन साहब ने यही फ़िक्रा कहा था नवाज शरीफ के बारे में 1988 में बेनज़ीर वज़ीर आज़म बने थी और इख्तलाफात शुरू हो गए थे। एतजाज़ हसन साहब ने कहा, हालांकि वो बड़े दाना आदमी थे और हालात भी बड़े मुख्तलिफ हैं। फैसल वावडा तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, एतजाज़ हसन का तो हमारी तारीख़ में ज़िक्र होगा। तो वो अपना उन्होंने कहा एक थानेदार की मार है, लेकिन नतीजा क्या निकला कि हुकूमत ही चली गई। बात यह है कि अगर जमहूरियत है तो आप जबर से नहीं दबा सकते लोगों को, ये बचकाना बात है। और ज़्यादा अहम इश्यूज़ हैं, उन पर बात करें। ठीक है, पॉलिटिकल रोल की बात की, शहबाज शरीफ साहब का रोल भी काफ़ी बढ़ गया। हारून साहब, मुलाकातें उनकी चल रही हैं, क्या उम्मीदें तो नहीं है उनकी वज़ारत उस्मा के लिए? मुलाकातें बहुत हो रही हैं। देखिए, एक पूरी जिम्मेदारी से मैं आपसे कह रहा हूँ, एक अदारे के सरबराह से, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, एक अदारे के सरबराह से 5 दिन पहले जहांगीर तरीन साहब की भी मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ साहब की भी बाद मुलाकातें हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो चीनी सफ़ीर से मिले, बरतानिया के हाई कमिश्नर से मिले। सफ़ीर कहिए ना, हाई कमिश्नर तो एक इस्तिलाह है, असल में तो वो सफ़ीर ही होता है। आज वो कनाडा के सफ़ीर से मिले, हाई कमिश्नर से मिले, और सऊदी सफ़ीर से मिलना चाहते थे, वो मौजूद नहीं है, वो ईद के लिए गए हुए थे, अभी वापस नहीं, उनसे मिले। वो अपने आप को मुस्तकबिल के इम्कानी वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं। वो क्यों जाना चाहते थे? वो इसलिए जाना चाहते थे कि उन्हें आमादा करें अपने भाई को कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो इससे तो बेहतर है ना कि इमरान खान वज़ीर आज़म हो, उसके वज़ीर आज़म होने से तो बेहतर है। सही। और वो ये समझते हैं, उन्होंने बुलाया है अपोजिशन लीडरों को भी कि मैं इसके लिए रास्ता हमवार कर लूँगा, और वो इसलिए पुरुम्मीद हैं, वो ये समझते हैं कि 80-90% अरकान जो है इक़्तिदार से बाहर रहना गवारा नहीं करते। ये बात दुरुस्त है, 90% से भी ज़्यादा। और उनकी हमायत तो शहबाज शरीफ का हासिल है, लीडर नवाज शरीफ हैं, पॉपुलर नवाज शरीफ हैं, और नवाज शरीफ अपनी विरासत अपनी साहबजादी को मुंतकिल करना चाहते हैं। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। मरियम क्राउड पुलर हैं, लेकिन अरकान असम्बली क्या चाहते हैं? ये एक मफरूज़ा है कि वोट पार्टी के होते हैं, सारे वोट पार्टी के नहीं होते। ये इलेक्टेबल 2013 में नहीं थे इमरान खान साहब के साथ, यही इमरान खान थे, इससे बेहतर उनकी रेपुटेशन थी 2013 में जो 2018 में थी, तो फिर क्यों नहीं जीत सके थे? यही तो जहांगीर तरीन ने समझाया था कि ये इलेक्टेबल्स के साथ आपको इलेक्शन लड़ना है। इलेक्टेबल्स चाहते हैं मफाहमत हो जाए। देखिए, हुकूमत के अपना इमरान खान साहब से 3 मुतालबात हैं, किसके हैं सब जानते हैं। एक ये कि उस्मान बुज़दार को भी जाने दिया जाए और शहबाज शरीफ को भी जाने दिया जाए। उस्मान बुज़दार साहब अपने घर जाएं या किसी दूसरे अहदे पे चले जाएं, इसलिए कि वो इतने बड़े सूबे को चलाने की उन्हें तजुर्बा नहीं है, मिजाज नहीं है, हर आदमी का इस्तेदाद नहीं है, कोई करप्शन की कोई ख़ास शिकायत नहीं है। मतलब
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो करप्शन किया उसका तो अशर शीर भी बुजदार साहब को तो 10 दफ़ा मेरे हुकूमत तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, वो करप्शन का इतना मसला नहीं है। अच्छा, इनकॉम्पिटेंस का मसला है, तजुर्बा नहीं है, मिजाज नहीं है, सियासी महारत नहीं है, रास्ते तक तो वो जानते नहीं है लाहौर के और दूसरे शहरों के और सियासी ख़ानदानों को वो जानते नहीं हैं। और एक मुतालबा ये कि एहतसाब पे ही सारा जोर ना लगा दें, कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। काम नायब पे छोड़ दें, एफआईए पे छोड़ दें, माशी तरक्की की तरफ तवज्जो दें। वैसे मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देता हूँ जो एक आध दिन में आएगी, खबर ये कन्फर्म हो जाएगी। अचानक ये पता चला है कि माशी तरक्की की रफ्तार, जब डाटा जमा किया गया तो पता चला कि माशी तरक्की की रफ्तार तो बढ़ रही है। ऑपोजिशन तो कुछ और गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, चावल की बम्पर क्रॉप हुई है, जब मैं अर्ज करता हूँ ना। अच्छा, गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है, कोई 11 अरब रुपए तो सिर्फ गन्ने में वो गया है, गंदम में भी काफ़ी पैसा गया किसान के पास, चावल में गया है। कपास का अंदाज़ा ये है कि 10 मिलियन बेल्स होंगी इस दफ़ा। दालें भी अच्छी हुई हैं, चना भी अच्छा हुआ है। वो कोरोना की वजह से टेक्सटाइल के आर्डर्स मिल गए, बांग्लादेश और इंडिया के मनसूख हुए, हमें मिल गया, और इंडिया में तो बहुत बुरी हालत है, और भी शायद कुछ मिलेंगे। अच्छा, वो जो इंडस्ट्री है बेहतर हो, कोई 10% ये बढ़ गई, यानी ये बड़ी सनत है उसकी पैदावार 10% बढ़ गई। सवाल ये है, अल्टीमेट रिजल्ट देखा जाता है। भाई महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, अब आगे कहीं इम्कान पैदा हुआ है कि सूरत हाल संभलेगी, और कोई क्राइसिस खान साहब के लिए था ही नहीं, पीडीएम तो टूट चुकी थी। फिर ये जहांगीर तरीन वाला मसला उन्होंने पैदा कर लिया। इसमें क्या वो आली ज़रफ़ी का मुजाहरा नहीं कर सकते थे? उसकी 10-15 साल की खिदमात नज़रअंदाज करके दिन रात उसने काम किया था उनके लिए, उनके साथ तो वो मुखलिस रहा था ना। आदमी के बहसीत मजमूई देखा जाता है, दोस्तों को, साथियों को उनकी खामियों समेत गवारा किया जाता है। ये थोड़ी दुनिया में कोई फरिश्ते थोड़ी 100% लॉयल्टी तो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ हो सकती है, अल्लाह के रसूल के साथ हो सकती है, जो अब इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा नहीं है, उनकी तालीमात के साथ हो सकती है, अल्लाह के साथ होती है 100% वफादारी नाम की तो कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं पाई जाती। छोटी मोटी ख़ताएँ इंसान को ख़ता व नसियान से बनाया गया। बहरहाल अगर वो कुछ बेहतरी करना चाहें और कोई तवज्जो दें और कोई यानी क्या कहना चाहिए कि स्टेट ऑफ माइंड उनकी बदले, जहनी कैफियत बदले, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, चलिए हारून साहब, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, मईशत के आशारिया बेहतर हो रहे हैं, मगर एक सवाल है, कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन का कितना चांस है? अगर मिड टर्म इलेक्शन होता है तो इन तमाम लोगों की क्या जगह होंगी मिड टर्म इलेक्शन में? इमरान खान साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, चौधरी साहब, दीगर तमाम लोग, क्या पोजीशंस होंगी इनकी? देखिए, ये इस वक्त प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर तो मईशत उस तरह संभलने लगती है जैसे कि अभी अंदाज़ा हो रहा है, और 6% पर चली जाती है और लोगों को जॉब्स मिलने लगती हैं, तो लोग आए दिन की तब्दीली शायद पसंद न करें। फिर तो इमरान खान साहब का चांस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ये इस तरह की गलतियाँ जारी रहती हैं, यानी चीनी महंगी हो रही है तो हुकूमत की गलती की वजह से हो रही है ना, ये इस पर गौर ही नहीं करते कि ये सिर्फ शुगर मिल के मालकान की वजह से नहीं हो रही, सिर्फ उन ठेकेदारों की वजह से नहीं हो रही जो सप्लाई करते हैं, वो असल जड़ हैं, जो जिनकी एफबीआर के पास लिस्ट ही नहीं है, तो हुकूमत जिम्मेदार है ना, एफबीआर के पास उनकी फहरिस्त ही नहीं है। अच्छा, तो अगर यही सूरत हाल रहती है और कोई मुख्तलिफ अदारों के दरमियान तलखी और तसादम जारी रहता है, देखिए ये तो अदालतों के साथ भी तसादम है, मीडिया के साथ भी एक तरह का तसादम है, तो मेरा अंदाज़ा है कि फरवरी या मार्च में अगले साल इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, अगर सूरत हाल में बिगाड़ बढ़ता रहा। ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से बात करते हैं। जिस तरह से हारून साहब ने कहा, रिंग रोड स्कैंडल तो कोई मसला ही नहीं है। अगर ये कोई मसला नहीं है तो इतना बड़ा स्कैंडल और फिर दर्द सर क्यों बन गया? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करेंगे और फ़लस्तीन के हालिया सूरत हाल और आलम इस्लाम के रवैये के ऊपर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रिंग रोड स्कैंडल पे हारून साहब बात करते हैं। आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, फिर इतना बड़ा स्कैंडल क्यों बन गया? जुल्फी बुखारी को मुस्ताफी होने की जरूरत क्यों पेश आ गई?
मसला तो है, ये नहीं कि मसला नहीं है, मसला तो पैदा हो गया, मगर ऐसा नहीं है जो हल ना हो सके, नहायत आसानी से हल हो सकता है। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में 2-3 जुमलों में एक तजवीज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और माहिरीन इस पे आप कल तक उस पर माहिरीन से आप राय लेना चाहें तो ले लें जी। देखिए, एक थी 36 या 35 किलोमीटर की सड़क गोल दायरे में, जी। रिंग रोड। ये ये वाहिद शहर है पिंडी और इस्लामाबाद जिसकी कोई बाईपास ही नहीं है। रिंग रोड तो अब तो रिंग रोड दोनों काम करेगी ना, बाईपास का भी और रिंग रोड का भी। एक है उसमें 30-35 किलोमीटर का इजाफा हो गया। मैं ये अर्ज करता हूं कि दोनों सड़कें बना दें, पहले आप एक को बना दें फिर दूसरी को बना दें, क्योंकि आपके पास है वो आपने 5.5 रुपये आप उस पर लगा चुके हैं, ज़मीनें एक्वायर कर चुके हैं। सही। देखिए, ज़मीन में कभी खसारा होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता ज़मीन में खसारा हो जाए। उसमें वैल्यू ऐड करें, उसके इर्द गिर्द की ज़मीन एक्वायर कर लें, उन हाउसिंग सोसाइटियों के साथ डील कर लें, इसलिए कि उन हाउसिंग उस सड़क की अदम मौजूदगी में उन सोसाइटियों की मतलब बाद की कीमत उनके प्लाटों की 1/3 रह जाएगी। वो तो इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते जी। ये तो देखिए ना, चक्री तक जाती है, कहाँ तक, ये बहुत दूर तक जाती है, और उधर वो अपना दूसरे ज़िले में दाखिल हो जाती है अटक में। तो एक सड़क तो पहले आप इसको बना दें। 2017 का जो बना हुआ नक्शा, खाका बना हुआ है, मुकम्मल नक्शा डिज़ाइन नहीं बना हुआ है, सही। उसको बना दें आप, आपका एक मसला हल हो गया। और नहीं बनाएंगे तो आपके वोट कम हो जाएंगे पिंडी इस्लामाबाद में, आप पिंडी डिवीजन आपके हाथ से निकल जाएगा और इस्लामाबाद भी। अच्छा, दूसरा, वो उस सड़क को बना दें, उन हाउसिंग सोसाइटियों से डील कर लें, और या वहाँ जगह आप कुछ एक्वायर कर लें, तो कभी सड़क पे लगे हुए पैसे भी ज़ाया कभी दुनिया में हुए हैं। वो जनरल ज़िया-उल-हक कहते थे कि तहजीब सड़क के ज़रिए आती है, जहाँ सड़क बनेगी वहाँ तो ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। सही। ये मसले का हल आसान है, बाकी जो है वो उसमें बहुत से अफसाने हैं, अब उसका वक्त नहीं है, फ़लस्तीन पे हमें बात करनी है जी। किसने क्या किया, मुख्तलिफ लोगों के मफादात थे, उनके नाम आ चुके हैं, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला अगर हल करना चाहें, ज़हनी तौर पर खान साहब भी उलझे हुए हैं, उनकी कैबिनेट भी उलझी हुई है, उनके मशीर भी उलझे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं। एनर्जी भी पीटीआई वालों में बहुत है, अगर किसी और से लड़ाई, बाकियों से लड़ाई से इनकी एनर्जी जो है पूरी नहीं कंज्यूम होती, फिर आपस में लड़ते हैं, साजिशें भी जारी रहते हैं। वरना इस मसले का हल कोई मुश्किल है ही नहीं, ये मसला है ही नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट इसको बहुत आसानी से हल आइंदा आने वाले दिनों में मजीद तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। फ़लस्तीन की आपने बात की हारून साहब, सबसे पहले तो ये कि जंगबंदी हो गई, खुश आइंद, मगर कहा जा रहा है कि जंगबंदी मिस्र की कोशिशों की वजह से हुई। क्या वाकई ऐसा है, और ये मिस्र अचानक से कहाँ से आ गया दरमियान में? नहीं, मिस्र की कोशिशों से क्या हुई, वो मिस्र को वो चाहते हैं जो बाइडन के ज़रा उसे क्रेडिट दिया जाए। वो कतर के भी वैसे लोग उसमें शामिल थे, मिस्र के भी शामिल थे। तो बड़ा प्रॉब्लम था कि वो लोग बाहर ही नहीं निकल सकते थे, बमबारी हो रही थी, तो जाहिर है कि वो बड़ी मुश्किल से उनके साथ राब्ते होते थे। वो तो अमेरिका ने थ्रेट किया, यानी मैक्सी थ्रेट अगर नहीं तो मैक्सिमम दबाव डाला। अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली है, अगरचे वो इसराइल के साथ हैं, वो उनका हलीफ है, वो उनकी रियासत है एक तरह से, जैसे अमेरिकी रियासतें हैं वैसे वो उनका उसके बगैर। लेकिन उनकी कई अशरों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई मिडल ईस्ट में, इतना अमेरिका के ख़िलाफ़ शदीद रद्दअमल पैदा हुआ है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आपने देखा नहीं कि भाई वो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और मिस्र के साथ उनके मामलात थे, वो बहुत सी खराबियाँ पैदा हुई। आलम इस्लाम में इतना शदीद रद्दअमल है, अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कितना शदीद रद्दअमल है। लेकिन ख़ुद यूरोप में कितना रद्दअमल है, कहाँ कहाँ जुलूस निकले हैं, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, अमेरिका में। आप उस मुल्क नाम लें, कौन सा मुल्क है जहाँ जुलूस नहीं निकले, और बड़े बड़े पाकिस्तान से ज़्यादा जुलूस निकले। यहाँ तो मोबिलाइजेशन हुई नहीं है, अभी मोबिलाइजेशन होगी। अगर ये जारी रहता तो मोबिलाइजेशन होती। हमने कश्मीर की वजह से वक्त ज़ाया कर दिया, हमने कश्मीर में मोबिलाइजेशन की होती तो आज यूरोप से बड़े, अमेरिका से बड़े जुलूस निकलते। बहरहाल अमरीकियों में पहली दफ़ा 15% अमरीकी शहरी इसराइल के सख्त मुखालफ और फ़लस्तीन के हामी हो गए। अच्छा। वहाँ जो ताज़ा तरीन सर्वे हुए, 33% लोग इसराइल के हामी हैं। यानी कहाँ ये कि 1-2% भी इसराइल के उनके हामी नहीं थे फ़लस्तीन के, अब 15% तो हो गए, और ये तादाद 33% से गिरती जाएगी। बाकी लोग जो हैं वो कोई राय नहीं दे रहे।
अब जब इसराइली मजालम आश्कार होंगे सोशल मीडिया के इस दौर में, तो जाहिर है कि इसराइल की हमायत में कमी आती जाएगी, फ़लस्तीन की हमायत में इजाफा होगा। ये बच्चों का कत्ल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई हजम कर सके। नेतन्याहू ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। फौरी तौर पे तो उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? मोदी के साथ भी यही होगा जो मुसोलिनी के साथ हुआ था, जो हिटलर के साथ हुआ था। नफरत का जब आप आगाज करते हैं, उसमें बड़ी जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ, सही, नफरत के बल पे आप बड़ी सपोर्ट तासुब के बल पे हासिल कर लेते हैं। तारीख में इसकी हजारों में सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे तबाही आती है। अब मोदी के हाथ से चीजें निकल रही हैं ना, अलहदगी की तहरीकें जो ताकतवर होती चली जा रही हैं, और ये इसराइल से इंस्पायर्ड थे और स्पेन से इंस्पायर्ड थे कि स्पेन में मुसलमानों का कत्लेआम कैसे होता वैसे ही किया जा सकता है। ये चंगेज़ खां का और तैमूर का और हनीबाल का ज़माना नहीं है। देखिए, इसराइल अपनी सरहदों से बाहर निकलेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हम अहले इल्म की सोबत में बैठते हैं उनके कदमों में। मुझे पिछले 20 साल में इसमें कभी कोई शुबा नहीं था। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि इसराइल में जो एडिक्शन पैदा हो गई है, एडिक्शन, ये लफ्ज़ याद रखिए, एडिक्शन पैदा हो गई है अक्कोपाई करने की, दूसरों के इलाकों पर कब्जा करने की, ये पूरी कौम में पैदा हो चुकी है। चंद आला लोग हैं जो सूरत हाल का सही इदराज, इनमें तवाज़ुन और एतदाल है, जो ये समझा रहे हैं, इसके नतीजे में तबाही आ गई। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह के रसूल ने कही थी कि वो निकलेगा, वो यहाँ जमा होंगे और ये जंग होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उस पर गालिब आएगी। आज नहीं, आज तो देखिए हसन नसरुल्लाह हरकत में नहीं आए, इसलिए कि ईरानी मुज़ाकरात कर रहे थे अमेरिका से। मैंने आपसे हमेशा कहा, मैं वाहिद आदमी हूँ जो ये कहता रहा हूँ और आज भी कहता हूँ कि ईरान अल्टीमेटली अमेरिका के साथ जाएगा, इसलिए कि जैसे इक़्तिदार की जो होती है, जुनून होता है जिसके अंदर, वो इक़्तिदार में हर चीज़ को कुर्बान करता है। ईरानी मुल्ला कोई मुख्तलिफ नहीं है, इमाम ख़मीनी नहीं बैठे हुए। इमाम ख़मीनी कल्ब व रूह की गहराइयों से इंपीरियलिज्म के मुखालिफ थे और शहनशाहियत के। वो इक़्तिदार की उन्हें कोई आरजू नहीं थी, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद को दी। ये और तरह के लोग हैं। देखिए, हसन नसरुल्लाह ने ये ईरानी उन्हें इशारा जब तक न करते तो वो कैसे हमायत न करते तो कैसे वो कर सकते थे? अच्छा, खौफ जो है वो निकल गया है फ़लस्तीनियों को दिलो दिमाग से, जैसे कश्मीरियों को दिलो दिमाग से निकल गया है। अवामी तहरीकें कभी नहीं मरती, ये बात याद रखिए। और लोगों को हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं है। 60 लाख अगर हैं यहूदी हैं वहाँ पे, तो 60 लाख ही तो फ़लस्तीनी हैं। कुछ मुल्क से निकाल दिए गए, लेकिन वो मौजूद तो है ना। 20 लाख तो खुद इसराइली इलाके में हैं, गज़ा और गरब उर्दन में तो इसके अलावा हैं, और इर्रेलेवेंट हो गए सदर साहब फ़लस्तीन के जी। और हमास जो है वो नुमाइंदा तंजीम बन गई है, और उन्होंने बम बनाना सीख लिया, उन्होंने मिसाइल बनाना सीख लिए हैं, रॉकेट बनाना उन्होंने सीख लिए हैं। कभी यासर अरफात की तंजीम ने, PLO ने ईरानियों को सिखाया था ये सब कुछ, आज ईरानियों ने उन्हें सिखा दिया। अब ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए कि नफरत जब इतनी गहरी हो जाती है और एडिक्शन जब पैदा हो चुकती हैं, तो फिर उनका एक अंजाम होना होता है। वो फाइनल एक जब कंट्राडिक्शन शार्प होती हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, तो फिर उन्हें रिजॉल्व होना होता है। तो आलम इस्लाम उठेगा एक दिन। आपका क्या ख्याल है, ये अपना प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, आपको पता है उन्होंने ईद की नमाज किस हालत में पढ़ी है? रियाद में 4 बॉडीगार्ड उनके इर्द गिर्द खड़े थे, हालांकि सबको तलाशी लेके अंदर ले जाने दिया गया, फहरिस्तें बनाई गई, इसके बावजूद इस हालत में हाउस ऑफ सऊद तो उड़ जाएगा, और अमारात में इसराइल के हक में बैनर लगाया गया और धमकी दी गई कि गजा की इमदाद बंद, फ़लस्तीनियों की इमदाद बंद कर देंगे आपका। और उधर आपको पता है तुर्की में क्या सूरत हाल है कि रुदवान को कहना पड़ा कि मेरी फ़ौज तैयार, हमारी फ़ौज तैयार है यरूशलेम में दाखिल होने के लिए। और तुर्कों ने कभी आसानी से बहुत कम कभी शिकस्त खाई है, और इजराइल की फ़ौज ये साबित हो गया कि इनविंसिबल नहीं है, नाकाबिल शिकस्त नहीं है। सही। अगर ये एक दिन आएगा, वो अपनी सरहदों से बाहर निकलेगा। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ, आज तक मुमकिन है लोग इस बात का मजाक उड़ाएं, मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। ये आप याद रखें
मैं साफ अल्फाज में आपसे कह रहा हूं कि अपनी सरहदों से बाहर निकलेगा। इतना दबाव आएगा कि दुनिया के हर मुसलमान मुल्क को इसराइल का रुख करना पड़ेगा उसकी फ़ौजों को। उसके पास एटम बम है तो मुसलमानों के पास भी है, उसके पास मिसाइल है तो मुसलमानों के पास भी है, और मुसलमानों के पास एक और चीज़ है, मुसलमानों के पास शहादत की आरजू है, वो जान दे सकते हैं। शहीद का इसीलिए इतना बड़ा मर्तबा है कि वो सर्वाइवल की जबिल्लत से ऊपर उठ जाता है। और जब लड़ाई का अभी से वहाँ माइग्रेशन शुरू हो गई है इसराइल से, और खौफ उनमें फैल रहा है, फ़लस्तीनियों में ख़त्म हो रहा है, उनमें फैल रहा है। के अंदर खौफ, मगरब में हमायत उनकी कम होती जा रही है, अमेरिका में हमायत कम होती जा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नहीं। थैंक यू सो मच हारून साहब। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आपका शुक्रिया, मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।